मैसेज करो। गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल तक जो देखा हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशन, हम लोगों ने यूनियन स्टेट रिलेशन देख लिया था। हम लोगों ने जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में देख लिया था। हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में भी देख लिया था। अब जो हम लोगों को देखना है वो लोकल बॉडी के बारे में देखना है, और लोकल बॉडी के साथ साथ फिर हम लोग 5th और 6th शेड्यूल को भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या और कैसे होता है। तो पहले लोकल बॉडीज़ की अगर हम बात करें या लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पर चाहे आप इसे लोकल गवर्नमेंट कहिए, चाहे यहाँ पर जो है लोकल बॉडीज़ कहिए, स्थानीय शासन जिसे हम कहते हैं। तो स्थानीय शासन का ये जो कंसेप्ट है भारत में, ये थोड़ा अनोखा अलग तरीके का है। संविधान की माने तो संविधान में हमने देखा कि यहाँ पर फेडरलिज्म का कंसेप्ट काम करता है। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हैं, और इनके बीच के रिलेशन को हम अपने यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे यहाँ 2 लेयर का गवर्नमेंट देखा जाता है, एक यूनियन के लेवल का गवर्नमेंट और एक स्टेट के लेवल का गवर्नमेंट। लेकिन जब से 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी संविधान में जगह दे दिया है, तब से ये बोला जा रहा है कि एक 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर वो लोकल गवर्नमेंट के रूप में देखी जा रही है। एक 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी। इसीलिए इस लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को मल्टी लेयर फेडरलिज्म का एक बेस माना जाता है, यानी इसको बहुस्तरीय संघवाद भी बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मल्टी लेयर जो है वह फेडरलिज्म लेकर आता है। यह मल्टी लेयर फेडरलिज्म जो है यहाँ पर लेकर आता बहुस्तरीय संघवाद, यानी 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरे स्तर की सरकार के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। 3rd लेयर गवर्नमेंट तीसरे स्तर की सरकार के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। ये जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, बेसिकली ये गांधीवादी फिलॉसफी पर बेस्ड है, गांधीयन फिलॉसफी पर यह बेस्ड है। और गांधीयन फिलॉसफी जो है इस संदर्भ में क्या कहती थी, तो गांधीयन फिलॉसफी यहाँ पर कहती थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है। यहाँ पर यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण की धारणा को लेकर आता, यानी सत्ता निचले स्तर पर होनी चाहिए, सत्ता कुछ लोगों में केंद्रित, सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को कहते हैं कि जब निचले स्तर पर लोगों के हाथों में सरकार की शक्ति आ जाए तो यह ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहलाती है। इसीलिए पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया जाता। यह ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लेकर आता है, यानी आधारभूत लोकतंत्र को लेकर आता है, तृणमूल लोकतंत्र को लेकर आता है, और जनता की भागीदारी जो है निचले स्तर पर देखी जाती है। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है लोकल बॉडी का, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण यहां पर देखा जाता। इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझने वाली है कि ये लोकल गवर्नमेंट यह स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट किसका है? राज्य सूची का। स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। यानी कि यहां पर यह आपको समझ में आना चाहिए कि पंचायती राज और नगर पालिकाएं अगर ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य की सरकारें ही इनके लिए क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो लिए पंचायती राज को और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका को यहाँ पर लाया जाता है। ये राज्य सूची का विषय है, राज्य की सरकारों के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो पहले तो बेसिक चीजें हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या है, कैसे है, कंसेप्ट क्या है यहां पर। अब आइए पहले हम लोग देखते हैं जो इवोल्यूशन है पंचायती राज सिस्टम का, पीआरआई जिन्हें हमें कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह कैसे कैसे आगे बढ़ा है और किस तरीके से यहां पर देखा जाता है।
तो पंचायती राज का विकास अगर हम बात करें कैसे कैसे यहां पर हुआ है, तो एक एक करके इनको देखना। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जब देश आजाद हुआ तो आपको मालूम है संविधान हमारा बना। संविधान में आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया और कहा गया कि ये सरकार का दायित्व होगा कि शासन की एक इकाई के रूप में, एक यूनिट, ऑटोनमस यूनिट ऑफ गवर्नेंस के रूप में पंचायती राज ग्राम पंचायतों को प्रमोट किया जाए और लोगों के पार्टिसिपेशन को निचले स्तर पर बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर मेन कंसर्न जो था पहले ही दिन से कि हमारी डेमोक्रेसी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं दिखनी चाहिए, ऊपर केवल इलेक्टोरल जो है डेमोक्रेसी नहीं दिखनी चाहिए कि जब चुनाव होगा तब लोग आ गए घर से बाहर, वोट दिए और फिर घर में बैठ गए। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जहां डे टू डे लाइफ में लोगों का पार्टिसिपेशन व गवर्नेंस में दिखना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह था कि निचले स्तर पर जहां वो हैं वहां की एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। और इसी मकसद के साथ गवर्नमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किए 1952 में। लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहला जो कदम उठाया गया 1952 में, यहां पर फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की सहभागिता के लिए, लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन या पीपल, लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए यहां पर जो है 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो है स्कीम लाए गए। एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम सामुदायिक विकास योजना कहते हैं, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया, जिसे CDP के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कोऑपरेटिव स्कीम, सहकारिता योजना। पर्पस क्लियर था कि लोगों का पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंटल जो वर्क हैं उनमें बढ़ाया जाए, शासन में लोगों की यहाँ पर बढ़ाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक स्कीम अधिक दिखा। सरकार ने शुरू किया, उद्देश्य था कि नौकरशाह अधिकारी इसमें अपनी भूमिका निष्क्रिय रखेंगे, जनता को अधिक से अधिक भाग लेने का मौका देंगे। कहीं पर सड़क बन रहा है, कहीं पर पुलिया बन रहा है, कहीं पर तालाब साफ हो रहा है, कहीं पेड़ पौधा लग रहा है, ऐसे तमाम छोटे लेवल पर काम होते हैं, इसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन देखा गया कि नौकरशाही हमारे यहाँ पहले ही दिन से हावी रही, तो जनता को एक हद तक इससे जुड़ने का मौका नहीं मिला। और जनता, दूसरी बात, आज भी यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा इनके आधार पर बटी हुई है। तो अभी भी जो है यहाँ पर अगर कोई भी एक प्रोग्राम हम लॉन्च करें और केवल वहाँ पर हम बता दें कि इसमें तो इन जातियों की भागीदारी ज़्यादा है या इनकी ज़्यादा है, तो घृणा स्वरूप अन्य जातियाँ उसमें भाग नहीं लेंगी। इस तरीके की मेंटेलिटी जो है वो हमारे यहाँ डेवलप हो जाती है। तो जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर जो विभाजन था, उसने लोगों को सहकारिता, लोगों के अंदर भाव आने ही नहीं दिया, सामुदायिकता का भाव आने ही नहीं दिया। यह भाव तब आता है जब हम एक दूसरे के लिए हम की भावना से प्रेरित होते हैं, साझेपन की भावना से प्रेरित होते हैं। तो ऐसा नहीं रहा कि पूरी तरह सफल नहीं रहा, पूरी तरह असफल रहा, कहीं पर कोई इसका सकारात्मक परिणाम नहीं रहा। एक सामान्य स्तर पर हम कह रहे हैं कि अपेक्षित सफलता, एक्सपेक्टेड जो है सक्सेस, इसको नहीं मिला। इन दोनों ही प्रोग्राम को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिला और यहाँ पर जो है जनता की भागीदारी जो है वो कम रही। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। गवर्नमेंट का ये कहना था कि बलवंत राय मेहता कमेटी ये देखे कि आखिर CDP प्रोग्राम क्यों फ्लॉप हो गया, कोऑपरेटिव जो स्कीम्स थी वो क्यों फ्लॉप हो गई, यहाँ पर इसको देखने के लिए यहाँ पर लाया गया था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ पर बनाई गई और बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, इन्होंने जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने कहा कि फिर से हमें जो है रिवाइव करना चाहिए ओल्ड पंचायती राज सिस्टम को। इन्होंने जो है
पंचायती राज को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। इन्होंने कहा रिवाइव किया जाए, यहां पर रिवाइवल ऑफ ओल्ड पंचायती ट्रेडिशन, पंचायती राज को पुनर्जीवित यहां पर जो है किया जाए। ये इनका पहला यहां पर जो है वह कहना था, पंचायती राज को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, ये इनका यहां पर कहना था। बलवंत राय मेहता कमेटी का ये मानना था कि हमारे यहाँ जो पंचायत है वह 3 स्तरों पर होनी चाहिए, यानी 3 जो है टायर यहाँ पर वह पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन यहाँ पर होना चाहिए। त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर पंचायती राज होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका ये कहना था कि एक तो यहाँ पर वह जिला पंचायत हो सबसे ऊपर, खंड के स्तर पर जो है यहाँ खंड पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हो। तो इनका कहना था कि 3 लेयर पे जो है ये पंचायती राज सिस्टम दिखना चाहिए, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इनका कहना था कि एक गांव में जो है विलेज पंचायत हो गया, कई गांवों को मिलाकर जो खंड पंचायत हो गया, और एक जिले में जितने गांव हैं एक जिले में अगर उन सबको मिला लिया जाए तो वह जिला पंचायत यहाँ पर हो जाए। तो कुछ इस तरीके का इनका अपना जो है यहाँ पर कंसेप्ट था, और ये बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ पर आई और उनके माध्यम से यहाँ पर यह कहा गया। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर था कि क्या बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, तो बिल्कुल उनके जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, और यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में यह स्टार्ट किया गया। तो इसी समिति की अनुशंसा पर, इनके रिकमेंडेशन पर, इसी समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। अब एक थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। असल में जो बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था, उनका ये मानना था कि जो सीडीपी प्रोग्राम लेकर आप आ रहे हैं या कोऑपरेटिव जो है प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इनके एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इनको जो लोग लीड कर रहे हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए यहाँ का जो जनता है वो जो है वह बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ की जो जनता है इनको हमेशा से जो लीड करते रहे हैं वो लोकल लीडर लीड करते रहे, और जिन्हें सरपंच कहा जाता था। बलवंत राय मेहता कमेटी का मानना था कि सरपंच का फेथ और बिलीफ इस तरीके का होता था कि उनके ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता था गांव में। वो राजा की जरूरत नहीं होती थी, कभी भी गांव में राजा की जरूरत नहीं होती थी, गांव में किसी और सरकार की जरूरत नहीं होती। गांव के लिए तो अपने आप में विलेज रिपब्लिक होता था, गांव अपने आप में गणराज्य होता था, और वहां का सब कुछ जो है वह मुखिया जी के जरिए देखा जाता था। तो यहाँ पर बड़ा पावरफुल रोल उनका हुआ करता। तो उन्होंने कहा अगर उसी को फिर से रिवाइव कर दिया जाए तो लोग वॉलेंट्री जो है वह इस तरीके की चीज़ों को यानी पार्टिसिपेशन जो है उनका गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में ऑलरेडी वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने 3 लेयर पे बोला। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बनाई जाए। ग्राम पंचायत जो है पॉलिसीज वगैरह रिकमेंडेशन जो है क्या होना चाहिए गाँव में, अपना अपना पॉलिसी बनाकर जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को भेज दें। डिस्ट्रिक्ट पंचायत उसमें से छांट ले कि कौन कौन से गांव में क्या क्या होना है, और उसको विलेज ब्लॉक पंचायत के पास भेज दें। ब्लॉक पंचायत जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, ये पॉलिसी जो है रिकमेंडेशंस यहाँ से आते हैं, ये यहाँ पर ओवरसाइट करने का, यहाँ पर रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम जिला पंचायत करती। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का कहना था। लेकिन
यहां पर ध्यान रखना है कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यहां पर केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए ये तो पूरी तरीके से स्टेट पर डिपेंडेंट था कि वो अपने यहां पर पंचायती राज लेकर आती हैं या नहीं आती हैं। तो यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर पहला स्टेट जिसने अपने यहां पर पंचायती राज को लाया वो राजस्थान था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इसे लाया गया और यहां पर स्टार्ट किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को यह जो है पंचायती राज जो है वह राजस्थान में स्टार्ट हुआ। आगे चलकर एक दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी यहां पर आई जिसका नाम था संथानम कमेटी। संथानम कमेटी जो है यह 1963 में आई हुई थी और यह जो है क्यों आई थी पहले इसको भी समझिएगा। हमने कहा कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था पंचायती राज और यहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पंचायती राज को लेकर आए। अब थोड़ा यहां पर अगर इस चीज को समझें कि आपको मालूम होगा कि यूनियन लिस्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 100 सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं, 100 विषय हैं। कौन बनाता है कानून इस पर? पार्लियामेंट, केंद्र सरकार बनाती है। और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं मान लीजिए 62 और इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य की विधानमंडल। अब सवाल ये है कि अगर एक तीसरी गवर्नमेंट हम लेकर आते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट को जो भी विषय दिया जाएगा वह विषय उसे कैसे मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल इन दोनों के बारे में लिखा गया है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया है। तो असल में यह जो इसके पास पावर आएगा वह स्टेट ही इसको देगा, यानी स्टेट के द्वारा फॉर्म किया जाएगा, स्टेट द्वारा उसको पावर दिया जाएगा, उसको फाइनेंस दिया जाएगा, सब कुछ स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। अब बताइए कि राज्य की सरकारें जिनका यह आरोप है कि उनके पास पावर वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कम है, तो क्या वे अपने पावर का एक हिस्सा उठाकर पंचायती राज को देना चाहेंगी? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसलिए शुरुआती दौर में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे वो रिलेक्टेंट थे, वह अपने पावर का एक हिस्सा एक नए गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते थे। इसलिए न तो किसी स्टेट में पंचायतों का इलेक्शन होता था, न तो पंचायतों को कोई पावर दिया गया था। भले ही बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद राजस्थान में स्टार्ट हो गया था और भी कुछ स्टेट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन न तो उनको पावर मिल रहा था, न उनको फाइनेंस मिल रहा था, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो संथानम कमेटी जब आई तो उन्होंने कहा देखिए अगर पंचायती राज को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो आपको इनको फाइनेंस जो है इनका मजबूत करना होगा। इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। इन्होंने कहा पंचायती राज का चुनाव करा देना ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, लेकिन अगर जो केंद्र और राज्य के पास पैसा है उसका एक हिस्सा वह पंचायतों के पास आने लगे तो यह वित्तीय विकेंद्रीकरण होगा, यह फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो संथानम कमेटी ने पीआरआईज के लिए, पंचायती राज सिस्टम्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, वित्तीय विकेंद्रीकरण का यहां पर इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण का रिकमेंडेशन यहां पर दिया और यहां पर इन्होंने कहा कि पंचायती राज वित्त निगम का भी गठन किया जाए। इनका कहना था कि एक पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया जाए, एक पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन वित्त निगम का भी गठन किया जाए, ये इनका कहना था। और इन्होंने पहली बार कहा कि पंचायतों को टैक्स इंपोज करने का अधिकार होना चाहिए, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए, ये इन्होंने पहली बार बोला था। तो संथानम कमेटी ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की फॉर पीआरआईज और पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात की और साथ ही साथ वह पंचायतों को टैक्स जो है इंपोज करने का पावर देने की बात भी की। संथानम कमेटी के बाद भी कुछ हुआ नहीं, कमेटियां आती रहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जूं भी नहीं रेंगता था। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी। इस वक्त सरकार थी मोरारजी भाई देसाई की और यह माना जा रहा था कि मोरारजी भाई देसाई की जो गवर्नमेंट है वो सीरियस है पंचायती राज सिस्टम को लेकर।
तो ये एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि ये कमेटी इस मामले में रिकमेंडेशन करेगी। तो इस समिति ने जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन किया अशोक मेहता ने, उन्होंने कहा भाई ये बलवंत राय की अगर बात मान लेंगे तब तो पंचायती राज सफल होने से रहा। उन्होंने कहा एक तो वैसे ही रिसोर्सेस कम है, वैसे ही प्रॉब्लम्स 10 तरीके के, देश आजाद हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी ज्यादा है। अब यहाँ 3 लेयर पर आप इलेक्शन करा रहे हैं, हर गांव में इलेक्शन कराइए, फिर ब्लॉक के लेवल पे इलेक्शन कराइए, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। उन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायतों को बनाने की जरूरत ही नहीं। तो इन्होंने 2 टायर जो है पंचायती राज सिस्टम की बात की थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। इन्होंने 3 स्तर की नहीं बोला, द्विस्तरीय पंचायती राज की जो है यहां पर सिफारिश की। इन्होंने कहा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 2 लेवल पर लिखिए, जिला पंचायत के स्तर पर रखिए और खंड पंचायत, गांव का स्तर रखिए ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायत के स्तर की इन्होंने बात की, विलेज के बारे में बात ही नहीं की। दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ही जो है किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती या घटाती हैं। अगर हमें पंचायती राज को सक्सेसफुल बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना होगा, यानी पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को मोटिवेट करना होगा। इनका कहना था कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी को क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के पार्टिसिपेशन को, की भागीदारी को बढ़ावा यहां पर देना होगा, ये इनका कहना था। ये वही कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी, जिनका कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाए। इन्होंने पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन भी किया था। और इन्होंने कहा कि हर एक स्टेट में एक अलग मिनिस्टर होने चाहिए, पंचायत राज मिनिस्टर। तो यहां पर जो है स्टेट का जो काउंसिल, राज्यों में एक पंचायती राज मंत्री होने चाहिए, एक पंचायती राज मंत्री जो है यहां पर होने चाहिए। यह रिकमेंडेशन भी अशोक मेहता कमेटी ने यहां पर कहा था। और साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने एक और रिकमेंडेशन किया था, और वो था न्याय पंचायत का। न्याय पंचायत का मतलब है कि वैसे तो कोर्ट कचहरी के नियम हमारे यहाँ हैं, जो भी विवाद वगैरह होते हैं हम जाकर कोर्ट में उसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन कुछ छोटे स्तर के स्थानीय जो विवाद हैं, इनका कहना था कि वह इन्हीं पंचायतों को जुडिशियल पावर दे दिया जाए, ग्राम पंचायतों को जुडिशियल पावर दे दिया जाए, और कुछ छोटे किस्म के जो विवाद हैं उनका समाधान ये ग्राम पंचायतें ही यहां पर कर दें, तो कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन तो बड़े जबरदस्त किए, लेकिन सवाल ये था कि जनता पार्टी सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। इसके पहले ही इनकी सरकार गिर गई, इंदिरा जी की सरकार आई, और उस समय तक जो है पंचायती राज सिस्टम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। आगे चलकर एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज बन रही थी, जो चाहती थी कि पंचायती राज जो है वो सफल हो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां पर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी था 1985 में, GV.K. राव कमेटी, इस वक्त तक राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, GV.K. राव कमेटी। और राजीव गांधी के लिए ये उनका अपना एक बड़ा अलग सा एजेंडा था। पंचायती राज व्यवस्था वो लाना चाहते थे भारत में राजीव गांधी, तो उनके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी में से एक था। तो GV.K. कमेटी ने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो जिला पंचायत है वो मेन वही फंक्शनल यूनिट वही होना चाहिए, कि मतलब वहां पर जो है जो कुछ पंचायती राज में हो रहा है वो सब यहाँ पर जिला परिषद या जिला पंचायत के स्तर पर हो। इसे आप जिला परिषद कहिए या जिला पंचायत। तो यहाँ पर जिला परिषद जो है, इनका कहना था पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों स्तरों पर नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की मुख्य इकाई हो। गांवों में आप हर गांव के हिसाब से काम मत करिए, जिला स्तर पर जो जिला परिषद है नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की मुख्य इकाई होनी चाहिए।
तो एक तो इन्होंने यहां पर ये कर दिया। फिर इन्होंने एक ऑफिस क्रिएट करने की बात की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस को क्रिएट करने की बात की। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद को सृजित करने का बात की। डीडीसी के पद का सृजन करने का रिकमेंडेशन जीवीके राव ने कहा था, और इनका ये रिकमेंडेशन था कि जिला विकास आयुक्त ये सीईओ होगा जिला परिषद का, ये सीईओ के रूप में, जिला परिषद के सीईओ के रूप में होंगे, ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। जिला परिषद के सीईओ के रूप में इनको देखा जाएगा, ऐसा रिकमेंडेशन यहां पर दिया गया था। तो ये एक तो जीवीके राव कमेटी थी जिन्होंने ये बात बोली। अब सवाल ये था कि ये सब काम स्टेट को करना था, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। राज्य यहां पर अपना पावर देने में वो रिलेक्टेंट थे, वो बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए एक पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा था, बस कागजों पर समितियों के अनुशंसाएं आ रही थी, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा था। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी आई और उसने तो एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिससे पंचायती राज को प्रैक्टिकल जो है वह एस्पेक्ट दिया जा सकता था, व्यवहारिक बनाया जा सकता था। ये जो यहां पर कमेटी थी, ये लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी थी। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी जो है यहां पर आई। एलएम सिंघवी कमेटी जो 1986 में यहां पर आई, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कमेटी देखी गई। पहली बार इसी कमेटी ने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या है? इन्होंने कहा अभी तो पंचायती राज को स्टेट का आपने हिस्सा बना दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या है? एक अलग से चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए पंचायती राज के लिए। पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनका गठन होगा, कैसे उनका चुनाव होगा, ये सारी चीजें, उनका स्ट्रक्चर, ये संविधान में रख दिया जाए, ये संविधान में लिख दिया जाए, और राज्यों के लिए ऑब्लिगेशन बना दिया जाए। है राज्य का विषय, लेकिन राज्यों का दायित्व तो होगा कि उसे ये काम करना होगा। राज्य तो संविधान के अनुसार ही तो काम करेंगे। तो संवैधानिक दर्जा देने का मतलब एक तरीके से राज्यों को संवैधानिक दायित्व दे देना है। चूंकि अभी ये संविधान में लिखा नहीं है इनका चुनाव, इनका सारा सब कुछ, इसलिए राज्यों के ऊपर कोई दबाव होता नहीं है और इसलिए राज्य जो है इसको लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संविधान में लिख दिया जाएगा तो राज्यों के लिए इसे लागू करना क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हो जाएगा, क्योंकि संविधान क्या कहता है? अगर राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी ने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि इसके लिए संवैधानिक जो है इसको दर्जा दे दिया जाए। तो इन्होंने पहली बार जो है इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा देने का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का रिकमेंडेशन दिया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है इन्होंने की। दूसरा इनका ये कहना था कि भैया गांव जो हैं वह पीस के लिए अपने जाने जाते हैं, और वहां पर एक बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पहुंच गया, क्योंकि सरपंच तो ऐसे ही सहमति से चुने जाते हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वहां पे एंट्री किया तो पूरा पंचायत गांव का जो पीस है, जो वहां की सब कुछ है, हार्मनी है, सब खत्म हो जाएगी। तो इनका कहना था कि इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को घुसने मत दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कास्ट जो डिवीजन है उसको और बड़ा करेंगे, रिलीजन को और बड़ा करेंगे। तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, अपने मन से सबको चुनाव में खड़े होने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करने का मौका मत दीजिए। तो इनका ये कहना था कि राजनीतिक दलों की भागीदारी हतोत्साहित की जाए, डीमोटिवेट करने की बात ये करते थे कि राजनीतिक दलों की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाए, हतोत्साहित करने की बात करते थे। इस कमेटी ने न्याय पंचायत का गठन, इसने भी बोला कि न्याय पंचायत यहां पर बनाया जाए।
न्याय पंचायत के गठन की बात की, और यहां पर जो है पंचायतों के चुनाव से अगर रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग यानी सिफारिश इन्होंने की थी। तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए एक अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है यहां पर की गठन की बात की गई थी। और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही राजीव गांधी सरकार जो केंद्र की थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की। राजीव गांधी सरकार द्वारा यहां पर वह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया और इसलिए यहां पर यह पारित नहीं हो सका। तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि राजीव गांधी सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जैसे वर्तमान में पिछले लोकसभा तक आपने देखा होगा कि मोदी जी को राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वैसा ही स्थिति राजीव गांधी जी के साथ था, तो पारित नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने एक रास्ता तो दिखा दिया कि ऐसे करना है, अभी पारित नहीं हुआ है, बाद में पारित होगा। आगे चलकर यहां पर देखा गया कि लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने तो काफी महत्वपूर्ण चीजें बोली दी थी, अब उसी को इंप्लीमेंट करना था, अभी तो हो नहीं पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो आने वाली कमेटी थी उन्होंने इसी चीज को और ज्यादा मजबूती दी। पीके थुंगन कमेटी जो है वो इसी चीज को लेकर आई, मतलब वही सेम चीज जो लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था। इन्होंने कहा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, सेम चीज इन्होंने कहा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। थुंगन कमेटी ने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इनका कहना था 3 टायर जो है पंचायतें होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत यहां पर होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने यहां पर कही थी। फिर इसके बाद एक और कमेटी आई अंतिम, जिसके बाद जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन आया। गॉडगिल कमेटी 1988 में, ये दोनों कमेटियां 1988 में आई थी। गाडगिल कमेटी 1988 में आई और ये जो है वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने अपना ही इंटरनल एक कमेटी बनाया था। इसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहां पर देने की बात इन्होंने की और गाडगिल समिति ने यहां पर यह बोला कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स किया जाए। फिक्स टेन्योर की बात की, फिक्स टेन्योर फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल हो। और इन्होंने पहली बार विमेंस रिजर्वेशन का भी एडवोकेसी किया। इन्होंने यहां पर जो है वह अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश इन्होंने की थी, के लिए रिजर्वेशन की बात यहां पर इन्होंने किया हुआ था। इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक लाया जाए, ये इनका अपना रिकमेंडेशन था गाडगिल समिति का। और इन्होंने ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी रिकमेंडेशन दिया था। राज्य जो है निर्वाचन आयोग का भी इन्होंने दिया हुआ था। और आगे चलकर इन्हीं के रिकमेंडेशंस जो हैं वह 73वें 74वें संविधान संशोधन के रूप में हमारे यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचे उसके पहले 1989 में ही वीपी सिंह सरकार आ चुकी थी। और वीपी सिंह सरकार द्वारा देखिए इन्होंने क्या किया। वीपी सिंह सरकार जो है ये इन्होंने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल जब पास होता है तब वो अधिनियम बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो बिल था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990 लाया, किस लिए? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण यह जो है बिल लैप्स हो गया, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया और इस वजह से यह बिल जो है यह लैप्स यहां पर हो गया। तो ये राज्यसभा से तो पारित हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा का विघटन जो है होने के कारण यहां पर पारित नहीं हो सका, तो यहां पर यह देखा गया। आगे चलकर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है और नरसिम्हा राव सरकार फाइनली जो है इसको पास कराती है। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यहां पर वह दो लाए गए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे पूरा पारित हो गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 92, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों 92 में यहां पर लाए गए, और इसके थ्रू पंचायत और नगरपालिकाओं को यहां पर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये रूरल एरिया में पंचायती राज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के गठन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के गठन के लिए, पंचायती राज के गठन के लिए। तो ये जो है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिकली पंचायती राज के लिए, ये जो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में वह नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी के गठन के लिए, यह म्यूनिसिपैलिटी के गठन के लिए है, और ये जो है यहाँ पर वह नगर पालिका और वो पंचायती राज। तो ये बेसिक अंतर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। एक गांव के लिए, एक शहरों के लिए लोकल बॉडी के दोनों ही रूप हैं, दोनों ही लोकल गवर्नमेंट हैं। ये जो यहाँ पर आया हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कहता है कि हमारे संविधान में पार्ट 9 जो है वह इसके द्वारा आया था। संविधान में यहाँ पर जो है वह पार्ट 9 जोड़ा गया था, पार्ट 9 एक नया पार्ट जोड़ा गया था। इसके तहत पार्ट जो है वह 9A जोड़ा गया था, ये नया पार्ट यहां पर जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के तहत पार्ट 9A जोड़ा गया, 73rd पार्ट 9। पार्ट 9 के तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक ये जो है यहां पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZT तक ये म्यूनिसिपैलिटी की बात करता। जो पार्ट 9 जोड़ा गया है पंचायतों के लिए, तो पंचायतों के लिए एक जो है 11th शेड्यूल भी लाया गया है। 11th शेड्यूल यहां पर लाया गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल लाया गया है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वह 12 शेड्यूल लाया गया है। 11 शेड्यूल के तहत 29 सब्जेक्ट जो हैं वह पंचायती राज के लिए रखे गए हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो गठित की जाएंगी, वो जो हैं यहाँ 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं, कर लगा सकती हैं, यानी उनका अधिकार क्षेत्र 29 मैटर्स पर होगा। और 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट फॉर म्यूनिसिपैलिटी रखा गया है, नगर पालिका के लिए रखा गया है, इस पर वो कोई भी अधिकार अपना शो कर सकती हैं। इनका अधिकार क्षेत्र 18 विषयों पर होगा, और यहाँ पर ये जो है ये 29 विषय यहाँ पर जो है उनके लिए हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज समझने वाली है जो हमें मालूम होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के पहले। भले ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया गया, लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय, यानी जहां पर राज्य सरकार उसके विषय में कानून बनाती है।
तो संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में काफी कुछ कह दिया गया है, लेकिन सब कुछ नहीं कहा गया है। संविधान जितना कहता है उतना तो स्टेट को मानना ही मानना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। लेकिन जहां संविधान कुछ नहीं कहता है वहां उन मुद्दों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? स्टेट के पास। यानी जहां पर स्टेट वॉलंटरी अपने तरीके से काम अपने डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। इसीलिए पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, कहीं कहीं पर अलग वहां सिस्टम दिखाई देता है। हम यहां पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनके दो प्रोविजन हैं। एक जिसको कहते हैं कंपल्सरी प्रोविजन, अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान वे होते हैं 73rd और 74th दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वो एक तो कंपल्सरी प्रोविजन होते हैं और एक वॉलंटरी प्रोविजन होते हैं, स्वैच्छिक प्रावधान होते हैं। कंपल्सरी प्रोविजन का मतलब है कि जो स्टेट के लिए बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग फॉर स्टेट, राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं, मतलब मानना ही मानना होगा। जो लिख दिया गया है वही करवाना होगा। लिखा है 5 साल में चुनाव कराना तो कराना पड़ेगा, तो स्टेट के लिए बाइंडिंग होते हैं। वॉलंटरी जो प्रोविजन होते हैं वो राज्य स्टेट लेजिस्लेचर के विल पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर वहां पर कुछ नहीं लिखा गया है तो राज्य विधानमंडल अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले सकती, यानी कानून बना सकती, तो राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। तो आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आप देखिएगा कई जगहों पर हम ये पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर वह इस मामलों पर डिसीजन लेगा, और कई जगहों पर हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है स्टेट को ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें एक एक करके यहां पर देखना है। पहले हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहां पर देखने जा रहे हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमने पहले ही कहा पंचायती राज सिस्टम के लिए है, और इसमें पहला जो सबसे इसेंशियल फीचर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कि यह एक 3 टायर जो है यह पंचायत की बात करता है। 3 टायर पंचायत की बात क्या करता है? यहां पर जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी बोला हुआ था उसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने भी यही बोला था। तो यहां पर जो 3 टायर पंचायत है तो हमने कहा एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत जो जिला पंचायत होता है, इसी को बहुत से लोग जिला परिषद भी बोलते हैं। फिर ब्लॉक के लेवल पे खंड पंचायत होता है, इसी को बहुत से लोग तालुका पंचायत भी बोलते हैं, बहुत से लोग आंचलिक पंचायत भी बोलते हैं, और तीसरा गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। ये इनका कहना था। एक चीज समझते चलिएगा, जब हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत में एक गांव में जो पंचायत गठित की जाती है, और यहां ध्यान रखिएगा कई बार एक से अधिक गांव, हम जब पंचायतों का गठन सरकार करती है तो जरूरी नहीं हो सकता है कि एक गांव ऐसा है जिसमें 5 परिवार रहते हैं, अब वहां इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमने 4, 5, 10 जो है पंचायत वहां पर, तो वो बड़ा कंस्टिट्यूएंसी होता है। तो मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत हो गया, फिर ऐसे ही उस खंड में कई और गांव होंगे, सबको मिलाकर खंड पंचायत होगा, और जिले स्तर पर जितने गांव हैं वो जिला पंचायत। जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों आते हैं ना, जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका पंचायत जिला पंचायत है। तो ये कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा, जिला पंचायत में शहरी क्षेत्र आता है, जिला नहीं, गांव वाले जो एरिया होते हैं वो वहां पर कवर किए जाते हैं। कैसे होंगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ग्राम पंचायत का काम क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये क्या करता है? नीतियों का निर्धारण करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो इस लेवल पर कर दिया जाता है। जिला पंचायत क्या करता है? ओवरसाइट करता है, और वहां पर जो है वह कोऑर्डिनेशन का काम होता है, समन्वयकारी। इसका काम समन्वय का होता है, समन्वयकारी, और यहां पर जो है सुपरवाइजरी, निगरानी करने का काम इसका होता है। और खंड पंचायत जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, पंचायत का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, यही इंप्लीमेंट करता है। खंड पंचायत के स्तर पर ही जो है यहां बीडीओ मिलते हैं इन लोगों को,
जो भी योजना बनती है कि पुलिया बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और खंड पंचायत के अध्यक्ष बीटीसी जो वहां पर होते हैं, तो उनके जरिए जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ग्राम पंचायतें तो अपना पूरा फॉर्मुलेशन करती हैं। एक जगह इकट्ठा गांव के लोग होते हैं जिन्हें ग्राम सभा कहा जाता है, और गांव के हर एक मुद्दे पर बात होती है कि ये चीजें यहाँ पर हमारा स्कीम, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए। तो हर एक ग्राम पंचायत अपना अपना जो है रिपोर्ट कार्ड भेज देगी किसके पास, जिला के स्तर पर, और फिर वहां से चीजें जो है खंड पंचायत के स्तर पर कि कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट क्या क्या करना है। अब एक चीज पहले यहाँ पर और समझते चलिएगा कि वैसे तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ ऑब्लिगेशन है कि हर एक स्टेट में मिनिमम 3 टायर जो है वह पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक्सेप्शन यानी अपवाद दिया गया है कि मान लीजिए जिन राज्यों में आबादी बहुत कम है तो वहां हम 3 या 4 स्तर पर कोई पंचायती राज सिस्टम नहीं बना पाएंगे। तो जहां पर 20 लाख से 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर वह 2 टायर जो है सिस्टम होगा। तो यहां बोला गया है कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ब्लॉक पंचायत की जरूरत नहीं होती है, वहां ब्लॉक पंचायत की नीड नहीं होती है, वहां ब्लॉक पंचायत की नीड नहीं होती। तो एक तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने कहा यहां क्या समझना है, 3 टायर जो है यहां का पंचायत होता है। अब दूसरा जो अभी हम बात कर रहे थे ग्राम सभा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल यहां पर ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा का रोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी समझते चलिएगा। ग्राम सभा असल में यहां पर, अच्छा एक और चीज, यहां क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर आबादी 20 लाख से कम है और वहां खंड पंचायत नहीं है? तो ये 2 स्टेट यहां पर हैं, एक गोवा है और एक मणिपुर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर 2 टायर पंचायती राज सिस्टम है, केवल 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है, गोवा मणिपुर। आइए ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब हो गया कि एक गांव में, और एक गांव का कंसेप्ट समझिएगा, फिर एक ही ग्राम सभा में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। गांव में ऐसे ऐसे गांव आप देखेंगे जहां 2-4 परिवार भी रह रहे हैं और जहां पर हजारों परिवार रह रहे हैं, मतलब हजारों की आबादी रहती है। यूपी में तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर 10-10 हजार तक की आबादी है, बहुत बड़े बड़े ग्राम सभा के रूप में वो देखे जाते हैं। तो ग्राम सभा जो होती है उनकी एक बैठक होती है। ग्राम सभा एक तरीके से लेजिस्लेचर है। ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता है, ग्राम सभा जो है वह सामान्यतः जो लोग भी उस गांव में, उस ग्राम सभा में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम आ सकता है, यानी निर्वाचक नामावली में आने लायक आपका नाम है, तो आप जो हैं ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। तो ग्राम सभा में एक बैठक होती है, वहां पर इन सभी लोगों का बातचीत होता है। किन मुद्दों पर बातचीत होता है? पहले तो ग्राम पंचायत जो होता है उन्होंने क्या काम किया है उन पर बातचीत होती है, ये रिव्यू करते हैं। उन्होंने पैसा जो खर्च किया है उसकी ऑडिटिंग करता है, ग्राम सभा ऑडिटिंग करता है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इतना होना चाहिए था। वहां पर ग्राम पंचायत जो लोग हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि अच्छा पंचायत सरपंच जी आप बताइए, तो वहां पर उन लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर वहीं पर पॉलिसी बनती है कि हमारे गांव के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ग्राम पंचायत उन्हीं ग्राम सभा की बातों से वह पूरी प्लानिंग करती है। तो ग्राम सभा जो है यहां पर पहली चीज क्या है, तो इसमें गांव के सभी सदस्य जिनका नाम, वह गांव के वे सभी सदस्य जिनका नाम गांव के निर्वाचक नामावली में हो, इलेक्टोरल रोल में हो, यानी 18+ हो, ग्राम के निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल में तो ये जो हैं यहां पर, तो ग्राम सभा करती क्या है? पॉलिसी डिस्कशन,
नीतिगत चर्चा करती है, पॉलिसी डिस्कशन यहाँ पर होता है, या पॉलिसी डिसीजन भी होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर यह जो है ग्राम पंचायत के काम का रिव्यू होता है, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा होती है कि आपने क्या क्या किया है। ये यहाँ पर ये ग्राम पंचायत के बजट पर चर्चा होती है, ग्राम पंचायत के बजट पर चर्चा यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण भी होता है, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये सब काम जो है यहाँ पर किसका होता है, वह ग्राम सभा का होता है। तो ग्राम सभा क्या है पहले ये समझ में आना चाहिए। और हमने कहा पंचायत जो है 3 स्तर पर होते हैं। ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता है, चुनाव किसका होता है, ग्राम पंचायत का, खंड पंचायत का और जिला पंचायत का। तो यहाँ पर अब आइए, इन तीनों जो पंचायत है अगर इनके स्तर पर चुनाव होना है तो चुनाव कैसे होगा, और चुनाव के लिए इनमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर जो है अब तीसरी चीज जो हमें समझनी है, तीनों स्तर के पंचायतों के, तीनों स्तर के पंचायतों के सदस्यों की योग्यता क्या है। जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबके लिए एक है, तीनों लेवल के। तो जब इलेक्शन होता है तो ग्राम सभा में जो लोग होते हैं सदस्य ना, वो सभी लोग वोट कर सकते हैं। और जब आप वोट करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए आप किसको किसको वोट करते हैं। आप ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए वोट करते हैं, खंड पंचायत के सदस्यों के लिए वोट करते हैं, जिला पंचायत के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। जनता इन तीनों को वोट करती है। अभी आ रहे हैं कैसे और क्या करती है, लेकिन पहले हम इनकी योग्यता तो देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इनका योग्यता यहाँ पर क्या है। तो पहली चीज है कि वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन रखता हो। बस सिंपल सी चीज है, वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। केवल एक चीज का रिलैक्सेशन है, एज का। एज का जो कंडीशन है उसको छोड़कर, एज का कंडीशन वहां पर क्या है, वहां पर 25 ईयर है, और पंचायती राज में कितना है, 21 ईयर। यानी 21 वर्ष की अवस्था में आप पंचायतों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और हर साल कोई न कोई स्टूडेंट ऐसा मिल जाता है जो किसी न किसी पंचायत का वह प्रधान, वहां पर पंच या वहां का सदस्य होता है। तो 21 साल में ही आप पंचायतों के चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो यहां पर जो है पहला चीज बोला गया है कि वह राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, वह राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसमें भी एक चीज को छोड़कर, और वो क्या है, आयु के अतिरिक्त, आयु के अतिरिक्त। तो आयु कितनी है इनकी, तो हमने कहा इनकी मिनिमम आयु है 21 वर्ष आयु, पंचायतों में 21 वर्ष की आयु यहां पर। इसके अलावा यह बोला गया है कि राज्य विधानमंडल जो भी विधि निर्मित करे, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा अयोग्य न हो, किसी विधि द्वारा अयोग्य न हो। तो यहां पर जो है एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इनका बताया गया है। अब यहां पर नेक्स्ट जो है वो है इनका ड्यूरेशन। पंचायतों का ड्यूरेशन क्या है, टेन्योर क्या है मेंबर का, कार्यकाल क्या है, यहां पर एक बार इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो ये यहां पर सॉरी पहले निर्वाचन, ये तो योग्यता हो गया, पहले निर्वाचन और फिर योग्यता, निर्वाचन सॉरी निर्वाचन और फिर कार्यकाल। निर्वाचन देखिए क्या है यहां पर, इलेक्शन कैसे होता है। अभी जैसे हमने कहा पंचायतों में 3 लेयर ऐसे हैं
जहां पर तो मेंबर्स तीनों लेयर जो हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर के जो मेंबर हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता वोट करती है। और जिला के जो ग्राम के स्तर पर जो होते हैं आपके यहाँ, उनका भी जो है वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन यूपी जैसे राज्यों में होता है। बहुत से राज्यों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। नियम क्या कहता है, नियम समझते हैं और फिर उसके हिसाब से यहां पर देखते हैं। तो यहां पर पहली चीज बोला गया है कि तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा, तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर जो है वह डायरेक्ट होता है। सदस्यों, तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी जनता द्वारा होता है, पब्लिक द्वारा होता है। यहां पर सदस्यों का, अब आइए सदस्यों का तो ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी लोग, अध्यक्ष चेयरमैन का, जो ग्राम पंचायत के चेयरमैन है, जो खंड पंचायत के चेयरमैन है और जिला पंचायत के चेयरमैन है, उनके बारे में क्या लिखा गया है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का इलेक्शन वह स्टेट लेजिस्लेचर की इच्छा पर राज्य विधानमंडल के विल पर होता है, चाहे वो डायरेक्ट रखें और चाहे इनडायरेक्ट। अभी अगर यूपी की बात करें तो यूपी में डायरेक्ट होता है। यहां पर आप जो है ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव आप डायरेक्ट करते हैं, वोट देते हैं। बाकी के जो दोनों हैं उनका जो चेयरमैन है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट हो रहा है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन स्टेट लेजिस्लेचर पर है, और अन्य जो दो हैं यहां पर उनका जिला तथा खंड स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट तथा ब्लॉक लेवल पर अध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष का निर्वाचन इनडायरेक्टली होता, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। तो आपने देखा होगा कि पंचायतों के इलेक्शन में वायलेंस बहुत होता है, पैसा वगैरह सब बहुत चलता है। बड़ा इस पूरे कोरोना के दौर में भी पंचायतों का इलेक्शन चल रहा था यूपी में, आप लोग एविडेंस विटनेस रहे हैं उसके। तो देखा होगा कि वहां पर जो है सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है, जिला अध्यक्ष और खंड अध्यक्ष बनने की। और बोलोरो वहां पर फिक्स है कि वो जो है वहां पर जो है गाड़ियां जो हैं दे दी जाती हैं। जितने सदस्य हैं, जिला स्तर पर सदस्य, खंड स्तर पर जो सदस्य हैं, आपस में सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। अध्यक्ष, जैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव वह इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इनके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जो ब्लॉक लेवल पर, खंड स्तर पर पंचायत है, उसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वो उसके मेंबर ही करते हैं। जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो है वहां पर, सॉरी, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत है उसी के मेंबर ही वहां पर जो है वह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो मेंबर्स जिनके फेवर में रहेंगे, तो मेंबर्स को फेवर में लेने के लिए पैसा वहां पर फेंका जाता है। वहां पर कई बार बाहुबल के माध्यम से हड़काया जाता है, धमकाया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। किसी भी तरीके से यहां पर जो है वो अपने फेवर में किया जाता है अध्यक्ष के लिए। तो ये बड़ा वायलेंट सा इलेक्शन वहां पर हो जाता है, लेकिन ये सब अलग बात है। अभी फिलहाल यहां पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमें समझना था वो है टेन्योर, कार्यकाल। तो यहां पर चौथा निर्वाचन हमने देख लिया है, अब हम कार्यकाल देखने जा रहे हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फिक्स कर दिया है 5 साल। तो 5 वर्ष की अवधि जो है के लिए इनका चुनाव होता है। 5 वर्ष फिक्स है, पहले कभी फिक्स नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि संविधान में लिख दिया गया है तो यह मैंडेटरी है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इनका विघटन हो सकता है, लेकिन इसके पूर्व भी ये डिसॉल्व हो सकते हैं। पंचायतें डिसॉल्व होती हैं, इसके पहले भी डिसॉल्व हो सकती हैं। डिसॉल्व जैसे लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, 5 साल है, लेकिन 5 साल के पहले वो डिसॉल्व हो सकती हैं। लोकसभा कैसे डिसॉल्व होती है 5 साल के पहले?
तो एक मोशन विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है जिसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ठीक वैसे ही पंचायतों में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तीनों लेवल पर लाया जा सकता है। यहाँ विलेज या ब्लॉक या जिला स्तर पर जो है वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ, और अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह पंचायत डिसॉल्व हो जाती है। तो यहां पर ऐसा होता है कि यह डिसॉल्व हो सकती है। तो यहां पर जो है यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चूंकि यह अविश्वास प्रस्ताव अलग अलग राज्यों में नियम अलग अलग है। यूपी में अगर बात करें तो 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव लाया जाता है। बहरहाल अगर यह जो है विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में यहां पर इनका कार्यकाल क्या होगा? तो इसके पूर्वी विघटन, तो विघटन की स्थिति में अगर विघटन हो गया तो नई पंचायत आएगी ना। विघटन की स्थिति में डिसॉल्व जैसे ही होगा वैसे ही विघटन की स्थिति में नई पंचायत का चुनाव होगा। तो नई पंचायत जो चुनकर आएगी उसका कार्यकाल कितना होगा? नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? भाई पंचायत का कार्यकाल तो 5 साल होता है, अभी जो पंचायत चल रही है उसका 5 साल कार्यकाल है, लेकिन 2 साल गुजरते ही जो है डिसॉल्व हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, वो डिसॉल्व हो गई। तो वहां फिर से इलेक्शन होगा। अब फिर से इलेक्शन होगा, नई पंचायत आएगी, और ये नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? तो यहां 2 नियम काम करते हैं कि अगर डिसॉल्व होने के समय, यदि विघटन के समय पंचायत की अवधि समाप्त होने में, यदि विघटन के समय पंचायत की अवधि समाप्त होने में 6 माह, समाप्त होने में 6 माह जो है का शेष समय बचा हो, 6 माह से कम समय शेष हो, कम समय शेष हो। एक तो कंडीशन ये हो गई कि जो 5 साल का कार्यालय पंचायत था, 5 साल का पंचायत, जब विघटन हुआ तो उस वक्त पंचायत की अवधि जो है वो समाप्त होने में 6 माह से कम का समय बचा हुआ था। तो उसी वक्त जो है वह पंचायत डिसॉल्व हो गई। मतलब कि मान लीजिए कि 4 साल और 10 महीने हो गए थे, 4 साल 10 महीने हो गए थे, 2 महीने और बचे थे, पंचायत जो है उसके बीच में डिसॉल्व हो गई। तो नई पंचायत जो आएगी वो यहां पर पूरे 5 साल के लिए काम करेगी। तो नई पंचायत जो भी आएगी वो अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, अगले 5 वर्ष पूरा कार्यकाल करेगी। लेकिन अगर जो है यदि 6 माह से अधिक का समय शेष है, तब 6 माह से अधिक का समय शेष है, मतलब आज पंचायत जो है समय शेष है, आज 2021 में चुनाव हुआ, 2020 में चुनाव हुआ और 2021 में चुनाव हुआ पंचायत का, और 2026 तक इनका कार्यकाल है, लेकिन 2023 में इनका विघटन हो गया। तो समय अभी खत्म होने में कितना बचा हुआ है? 3 साल। 2026 इनका कार्यकाल था, 2023 में ही विघटन हो गए, तो 3 साल अभी कार्यकाल बचा, यानी 6 माह से अधिक का समय शेष बचा है। तो ये इन नई पंचायत जो यहां पर आएगी, जो 2023 में चुनी जाएगी, तो नई पंचायत जो है वह शेष अवधि के लिए काम करेगी। शेष अवधि के लिए जो ये 3 साल है, बस इसके लिए, 5 साल का कार्यकाल इसको नहीं मिलेगा, शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। तो ये यहां पर इनका टेन्योर से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लैंग्वेज के लेवल पर, तो क्लियरिटी इसको रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं जो इनका रिजर्वेशन है। पंचायतों के लेवल पर क्या रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आरक्षण का प्रावधान करता है। ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जो है यहां पर दिया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में यहां पर दिया गया, अनुपात में यहां पे दिया गया।
दूसरी ओर महिलाओं को, विमेंस को 1/3 यहां पर रिजर्वेशन दिया गया, 1/3 आरक्षण दिया गया। महिलाओं को जब 1/3 आरक्षण की बात की गई है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी इसमें शामिल है। मतलब ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिला है तो वो महिलाओं को भी आरक्षण मिल गया, उसको अलग कर दिया गया। ये महिलाओं को 1/3 आरक्षण मतलब सभी महिलाओं को, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति या कोई भी हो, सभी महिलाओं के लिए। अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ये ध्यान रखना है। इनके अलावा रिजर्वेशन का प्रावधान किसी और के लिए नहीं किया गया है। हालांकि अगर ओबीसी के लिए आरक्षण देना हो तो ये काम स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ओबीसी के लिए आरक्षण जो है का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर करेगा। क्योंकि ये चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो यह डिसाइड किया जाएगा बाय स्टेट लेजिस्लेचर। एक और चीज यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वैसे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वह, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जहां पंचायती राज तो है लेकिन शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां कोई शेड्यूल कास्ट रहता ही नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है, अरुणाचल प्रदेश जो है वहां अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उनकी आबादी नहीं है, तो आरक्षण वहां पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, इनका इलेक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया, तो इनके पावर को भी देखना जरूरी हो जाता है। तो पंचायतों की शक्तियां क्या हैं, आइए इसको भी एक बार देखते हैं। पंचायतों की शक्तियां क्या हैं, कैसे ये काम करती हैं, ये भी हम लोगों को क्या करना है, देखना। अगर पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात करें तो पंचायतों की शक्तियां और उनके अधिकार ऐसे होंगे, यह बोला गया है संविधान में, कि जो उन्हें एक स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाए, यानी उन्हें ऑटोनमस यूनिट ऑफ गवर्नेंस के रूप में इनेबल करने वाला पावर उनके पास होना चाहिए। ऐसा न हो कि वो केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनकर रह जाएं, केवल इलेक्टोरल जो है वह पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशंस बन के रह जाएं, केवल वहां चुनाव पे चुनाव होते रहे और काम करके ना दिखाएं। तो यहां पर पहला शुरुआत इसी से होता है कि ये जो हैं ऐसी शक्तियां इनके पास होनी चाहिए, सच पावर जो हैं इनके पास होनी चाहिए, जिससे ये जो हैं ऑटोनमस यूनिट ऑफ गवर्नेंस या स्वायत्त शासन की जो है इकाइयों के रूप में, शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें, संस्था के रूप में कार्य कर सकें। इसीलिए इनको 11वीं अनुसूची के तहत 11 शेड्यूल में यहां पर जो है शेड्यूल के तहत जो है 29 सब्जेक्ट दिए गए, 29 विषय दिए गए। इन 29 सब्जेक्ट में क्या क्या है मालूम है? इनमें जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें दी गई, जैसे एग्रीकल्चर इनको दिया गया है, जैसे लैंड डेवलपमेंट इनको दिया गया है कि आप जो है लैंड डेवलपमेंट आप यहाँ पर देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनको दिया गया है, लैंड का जो है संरक्षण कंजर्वेशन दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन इनको दिया गया है कि लघु सिंचाई जो है यहाँ पर आप करेंगे, आप देखेंगे इन सारी चीजों को। एनिमल हस्बेंड्री जो है, फिशिंग जो है यहाँ पर इनको दिया गया है, पशुपालन इनको दिया गया है, मत्स्यन इनको दिया गया है। यहाँ पर इनको पंचायतों को सोशल फॉरेस्टिंग दिया गया है, सामाजिक वानिकी दिया गया है। ये सब जो एरिया हैं यहाँ इनको दिए गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया है। और पंचायतें सही से काम करने पे आ जाएं तो पूरे गांव का जो है नक्शा बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर यह स्टेट लेजिस्लेचर पर है, इनका जो डिवोल्यूशन है, इनका हस्तांतरण, वो अभी भी हस्तांतरण वह स्टेट पर डिपेंडेंट है, राज्य पर निर्भर है। 29 विषय तो हैं, लेकिन आज तक डिवोल्यूशन ऑफ पावर किसी स्टेट ने नहीं किया है, यानी ये पूरे विषय पंचायतों को मिले नहीं है।
हमने कहा आज भी क्योंकि ये एक, या तो इसको बना दिया गया होता 11 शेड्यूल को या 29 विषय को एक अलग लिस्ट कि ये लोकल लिस्ट है और इस पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार है संविधान के तहत। ऐसा नहीं किया गया। ये 29 विषय बनाए तो गए, लेकिन कि जब स्टेट को समय समय पर जरूरत महसूस होगी वह पावर डिवॉल्व करेंगे। ये डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर है थ्रू स्टेट टू पंचायतें। तो इसलिए ये होने के बावजूद कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव वो काम नहीं कर पा रही हैं। अब एक चीज और यहीं पर आता है, पंचायतों के जो राजस्व है वो कहां से आते हैं, यानी पंचायतें काम कहां से करती हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है। तो पंचायतों के आय का स्रोत जो है वो क्या है, या उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, पंचायतों के राजस्व का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, वो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। अगर पंचायतों के रेवेन्यू का सोर्स देखें तो पहला तो ये जो विषय हम बता रहे हैं ना 29 सब्जेक्ट, इन पे वो कोई पॉलिसी भी बना सकती हैं और इनसे रिलेटेड टैक्स भी लगा सकती हैं। ये विषय ऐसे हैं। तो यहां पर एक तो जो है, लेकिन हमने कहा कि यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर से उनको कंसेंट लेना होगा। जहां जहां स्टेट लेजिस्लेचर अलाउ करेगा वहीं पे टैक्स लगा सकते हैं, और आज तक दुर्भाग्य रहा है स्टेट लेजिस्लेचर ने यह मौका इनको दिया ही नहीं है। तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो अप्रूव्ड यहां सब्जेक्ट्स पर टैक्स है, स्वीकृत विषयों पर कर, जो उनके द्वारा अप्रूव्ड सब्जेक्ट हैं उन पर टैक्स जो है वो कौन लगा सकता है, वो पंचायतें। लेकिन ये कुछ नहीं है, किसी काम की नहीं है। दूसरा, ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान इनको दिया जा सकता है, सहायता अनुदान दिया भी जाता है राज्य सरकार द्वारा। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वह स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए। केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों राज्य की संचित निधि में वृद्धि, मतलब उसमें वो पैसा वो वहां पर देते हैं। और एक दूसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जितने भी प्रोग्राम आज चलाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी स्कीम, उनकी इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन है, वह पंचायतें हैं। इनके द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि, केंद्र राज्य जो हैं वह उनके द्वारा जो संचालित विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों के लिए जो भी अलोकेटेड अमाउंट है वो इनको मिलता है। ये सब इनका जो है वह पैसा है जहां से ये काम करते हैं। लेकिन हमने कहा कि कोई मतलब का नहीं है, ये पैसा मिलता है नहीं, कोई है ही नहीं सब्जेक्ट। राज्यों द्वारा सहायता अनुदान न के बराबर, बहुत कम है। केंद्र सरकार यहां पर पैसा बढ़ाती रहती है, लेकिन ये राज्यों को मिलता है और राज्य इसको बांटते हैं पंचायतों में, तो ये राज्यों पे निर्भर करता है कितने इफिशिएंटली वो काम करती हैं। और केंद्र द्वारा संचालित तमाम योजनाएं हैं और इन योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये लेकिन पंचायतों को पैसा मिलता है उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो काम उनका होता है। ऐसा नहीं है कि उनको पैसा मिल गया और उस पैसे से कोई विकास कार्य करेंगे, जो उनको काम सौंपा गया बस वो काम करें। तो इनके पास कोई बहुत अलग से बहुत ज्यादा फंड वगैरह नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम इनका होता है। अब आइए दो इंपॉर्टेंट कमीशन की बात करते हैं। एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का, यहां पर देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है
ये जो पंचायतें हैं इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। भारत का निर्वाचन आयोग इनका निर्वाचन नहीं कराता है। कौन कराता है? इनके लिए 73वें संविधान संशोधन ने अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। ये राज्य निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह संवैधानिक निकाय। और इसका काम जो है वह पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराना है। पंचायतों का भी और म्युनिसिपैलिटी दोनों का इलेक्शन जो है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा यहां पर किया जाता, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा यहां पर किया जाता है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वह गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा यहां पर होती। यह सिंगल मेंबर बॉडी होता है, एक ही व्यक्ति होते हैं जिनका नाम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को यहां पर कैसे हटाया जाता है? ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको हाई कोर्ट के जज के रूप में, जज को जैसे हटाया जाता है वैसे इनको रिमूव किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भांति के जजेस की भांति जो है रिमूव किया जा सकता, रिमूव किया जा सकता। तो जो समझने वाली चीज है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम पंचायतों और नगर पालिकाओं का जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना है। सिंगल मेंबर बॉडी होता है, एक ही व्यक्ति होते हैं जिनका नाम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जैसे हाई कोर्ट के जजेस को किया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के रिकमेंडेशन पर। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको वैसे ही रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट में उनके इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाया जाता है, वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उनको रिमूव किया जाता है। वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाता। क्लियर? जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन है वैसे ही एक और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग जो है यहां पर होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, राज्य वित्त आयोग क्या है? यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या क्या है? एक संवैधानिक आयोग यहां पर होता है, यह एक संवैधानिक निकाय होता है। इसको यहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेटअप किया जाता है गवर्नर के द्वारा एवरी 5 ईयर पर, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता, प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता, प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को। इसका जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है। इसका काम क्या होता है? इसका पहला काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी के साथ कैसे हो, इसके लिए रिकमेंडेशन देना। यह अनुशंसा देती है। जैसे वित्त आयोग जो केंद्र का है, वो उसका काम क्या था कि केंद्र सरकार के कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा, इसके लिए वो वहां रिकमेंड करती थी। केंद्र के द्वारा कितना सहायता अनुदान दिया जाएगा, ये रिकमेंड करती थी। ठीक वैसे ही यहां पर है, यानी राज्य के द्वारा जो कर हैं, राज्य द्वारा उद्ग्रहित जो हैं, जो स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लेविड टैक्स हैं, ड्यूटी हैं, शुल्कों तथा यहां पर जो है अन्य करों जो भी हैं, या टोल टैक्स, पथ करो, इन सब को जो है आदि के नेट प्रोसीड का, आदि के शुद्ध आगमों का, नेट प्रोसीड जितना है शुद्ध आगमों का
राज्य और पंचायतों व नगरपालिकाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, वितरण यहां पर किया जाता, वितरण यहां पर किया जाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये राज्य द्वारा सहायता अनुदान, पंचायतों और यहां पर जो है म्यूनिसिपैलिटी को क्या ग्रांट इन ऐड जाएगा वो भी ये बताता है। कौन से टैक्स जो है इनको लगाने चाहिए पंचायतों को, कौन से कर, टैक्स, ड्यूटी, टोल टैक्स, ये जो हैं पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने चाहिए, ये भी यही रिकमेंड करता है यहां पर। तो ये सब जो है फाइनेंस कमीशन का काम होता है, तो फाइनेंस कमीशन का ये काम यहां पर होता है। तो ये सब जो है यहां पर फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये था पूरा का पूरा ओवरऑल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके प्रोविजन। अब एक अंतिम चीज यहां पर समझिए, एक्सेप्शन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया पूरे भारत के लिए लाया गया, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्सेप्शन क्या हैं, अपवाद क्या हैं, यहां पर पहले ये समझिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल हैं, उनको हमें अलग से देखना है, 5th और 6th शेड्यूल। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5th और जो है 6th शेड्यूल जो हैं, 6वीं अनुसूची के जो एरियाज हैं वो इसके अपवाद हैं, वो इसके अपवाद हैं। 5वीं और 6ठी जो अनुसूची के क्षेत्र हैं वो इसके अपवाद। इनको हम लोग अलग से देखेंगे, अभी यहां से देखने का मतलब यहां पर नहीं बनता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है, यहां पर पेशा एक्ट लागू होता है, उस पर भी हम लोग अलग से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम लोग सीधे आते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे 73rd था ठीक वैसे ही 74th है, बस शब्दावलियां कुछ कुछ चीजें बदलती जाएंगी। ये क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये अर्बन लोकल बॉडीज शहरी स्थानीय निकाय के रूप में ये देखी जाती निकाय, ये अर्बन लोकल बॉडी होती हैं। ये जो नगर पालिका होती ना, ये 3 तरीके की होती, ये 3 प्रकार की यहां पर होती हैं, 3 फॉर्म होता है। पहला क्या होता है, कैसे होता है पहले समझिए। मान लीजिए एक शहर में आप रहते हैं, इस शहर का नाम XYZ कुछ हो, मान लीजिए लखनऊ में आप रहते हैं, तो आपका ये शहर है। अब इस शहर में जो है जो अर्बन पॉपुलेशन होगा वो हर जगह एक जैसा नहीं होगा, यहां गांव भी होंगे और शहर भी होंगे। गांव का मतलब जो आउटर एरिया होगा वहां पर तो गांव होंगे कई जगहों पर, है ना। और यहां पर जो एक कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए हजरतगंज हो गया, गोमती नगर हो गया, बहुत से जगह हैं जहां पर अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, डेंस होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो एक तो वे एरिया जो पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड हैं, एक और ये बड़े एरिया हैं, एक ऐसे भी यहां पर टाउन, इसके कस्बे, लखनऊ छोटा तो है नहीं, बहुत से कस्बे भी होंगे, जैसे मान लीजिए कि मोहनलालगंज है, तो कस्बा भी यहां अलग अलग तरीके के, इस तरीके के बहुत से कस्बे जो हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। तो जो भी कस्बे यहां पर तहसील होंगे, आप अपने अपने जिलों में देख लीजिए, जहां भी तहसील आपका है, तो तहसील में भी तो थोड़ा सा शहरीकरण हुआ रहता है। आपका एक जिला का हेडक्वार्टर है, वहां पूरी तरीके से शहरीकरण है, मतलब छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप लोग जौनपुर में रहते हो, मऊ में रहते हो, आजमगढ़ में रहते हो, तो यहाँ पे जो शहर का मेन इलाका है वो बहुत कम अर्बनाइज्ड है, बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड तो है नहीं, छोटा सा इलाका है, ठीक है, थोड़ा वहां पर शहरों जैसी व्यवस्था हो गई है, वहां पे दुकानें वगैरह, खेती वगैरह नहीं होती हैं। और गांव जो हैं वो गांव,
तो लेकिन जो उसके तहसील होंगे वहां भी थोड़े से इलाके में शहरीकरण हो गया होगा। तो शहरी क्षेत्र अलग अलग तरीके के, एक पहला शहरी क्षेत्र जो बहुत बड़ा एरिया है, बिग अर्बन एरिया है, और छोटे स्मॉल अर्बन एरिया, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ट्रांजिशन फेज में होंगे जहां थोड़ा बहुत गांव लगता है और थोड़ा बहुत शहर, न पूरी तरीके से गांव न बहुत पूरी तरीके से शहर। तो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत उन्हें कहा जाता है जहां एक ट्रांजिशनल हम जो है वह एरिया देखते हैं। यह जो है संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिशनल एरिया होते हैं। और ट्रांजिशनल एरिया का मतलब क्या है? जो गांव से शहर में कन्वर्ट हो रहा है, अभी पूरी तरीके से गांव से शहर में जा रहा है, बना नहीं है, अभी भी गांव वाली विशेषताएं इसके पास हैं। अगर हम यूपी के स्तर पर बात करें तो 3 लाख से कम अगर आबादी है तो ऐसी स्थिति में हम इसको नगर पंचायत कहेंगे। ये यूपी के बारे में है, बाकी जगहों के बारे में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का तरह यहां पर होता है। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं नगर परिषद, यानी म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ये स्मॉल अर्बन एरिया होते हैं, छोटे नगरीय क्षेत्र। स्मॉल यहां पर जो है वह म्युनिसिपल एरिया, जैसे मोहनलालगंज मान लीजिए लखनऊ का है, तो उसको क्या कर दिया गया? नगर परिषद बना दिया गया। तो नगर परिषद वहां होते हैं जहां पर 3 लाख से 20 लाख तक की आबादी होती है। 3 लाख से 20 लाख। ये हर जगह नहीं है जहां पे, ये तो हमने यूपी का बता दिया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। तो एक ही जिले में वो अलग अलग शहरी क्षेत्र हो सकते हैं। जो सकता है कि जो सबसे मेन इलाका है वहां नगर निगम जिसे कहा जाता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं, ये बिग अर्बन एरिया होते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं। यहां 20 लाख से अधिक आबादी। अब देखिए, अब जिन जिलों का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां की शहरी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है, तो क्या वहां नगर निगम होगा? नहीं। तो नगर निगम यूपी के अधिकांश जिलों में है ही नहीं। यूपी के अधिकांश जिलों में 17 जिले हैं जहां पर नगर निगम देखा जाता है, अगर इधर 1-2 न बढ़े हो तो, जो मेरी जानकारी है। तो यहां पर जो है, जो यूपी के नगर निगम हैं, वो नगर निगम उन जगहों पर, उन जिलों में बनाया गया है जहां शहरी आबादी क्या है, वो 20 लाख से ज्यादा है या जहां ज्यादा है। और बाकी के जितने भी जिले आप जाइए वहां नगर परिषद तो है ही और नगर पंचायत भी होता है। तो 3 अलग अलग शहरी क्षेत्र होते हैं जहां पर यह देखा जाता है। तो पहली चीज जो हम लोग यहां पर देख रहे थे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, हम देख रहे थे इसके फीचर के बारे में। अब आइए दूसरी चीज देखते हैं। कोई भी शहरी क्षेत्र है जहां पर जो है वह नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत कुछ भी है, तो शहरों में मोहल्ले होते हैं। मोहल्लों को, जैसे गांव होते हैं, गांव में भी अलग अलग जो है हिस्से वार्ड के रूप में देखा जाता है, और शहरों में इन्हें भी वार्ड के रूप में देखा जाता है। आप लोग सभासदों का चुनाव भी देखते हैं, वार्ड मेंबर का भी चुनाव देखते हैं। तो यहां पर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वार्ड, जो आपको मालूम होनी चाहिए। वार्ड क्या है? ये एक तरीके का मोहल्ला, एक टेरिटोरियल यूनिट है कि यहां से चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं। तो हर एक म्युनिसिपैलिटी जो है, प्रत्येक नगर पालिका जो है, हर एक म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को वार्ड बोलते हैं। वहां पर बूथ बना होता है, लोग अपने अपने वार्ड का जाकर वोटिंग करके आते हैं। तो प्रत्येक नगर पालिका को, म्युनिसिपैलिटी को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जो है वहां डिवाइड करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करते हैं, और यही क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। तो एक तो वार्ड किसे कहते हैं यह मालूम होना चाहिए। फिर यही जो वार्ड होते हैं, इन्हीं से वार्ड कमिटीज भी बनती हैं।
वार्ड समितियां बनती हैं। और ये वार्ड समितियां क्या होती हैं? वार्ड समितियां जो हैं वहां पर देखी जाती हैं जहां पर 3 लाख से अधिक आबादी पाई जाती है। अगर किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो कुछ वार्डों को मिलाकर उनके बीच आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, वार्ड कमिटीज बना दिया जाता है। यदि नगर पालिका की जनसंख्या जहां चुनाव हो रहा है, अगर म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन जो है वह 3 लाख या उससे अधिक है, जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में फॉर 1 और मोर वार्ड, तो उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में 1 या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। 1 या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियां, जिससे कि प्रॉपर काम हो सके। वार्ड समितियां जो हैं यहां पर बनाई जाती, समितियां यहां पर बनाई जाती। तो एक तो यहां पर ये होता है। अब आते हैं चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपैलिटी के जो मेंबर हैं उनकी योग्यता क्या है? नगर पालिका के सदस्यों की योग्यता क्या है, इनके एलिजिबिलिटी क्या है? सेम सारी चीजें, अब ये रिपीटेशन हो रहा है, पंचायतों में जो पढ़ा था वही चीज यहां पर क्या है? यहां पर कि अगर वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के जो है राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में, राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। केवल एज रिलैक्सेशन यहां पर है, आयु को छोड़कर। आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी दोनों के इलेक्शन में आयु जो है वह 21 ईयर होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु। 5वीं चीज है कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर ठीक वैसे जैसे पंचायतों में हमने पढ़ा था, तीनों नगर पालिकाओं में सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है। तीनों नगर पालिकाओं में सदस्यों का इलेक्शन ऑफ मेंबर्स जो है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और बाकी जो यहां पर अध्यक्ष हैं, तीनों स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल जैसा चाहे। चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है तीनों स्तर पर, यूपी में डायरेक्ट हो रहा है, यूपी में जो चेयरमैन हैं उनका डायरेक्ट यहां पर हो रहा है, लेकिन और जगहों पर ऐसा नहीं है। तो अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष नहीं, राज्य विधानमंडल की इच्छा पर, राज्य विधानमंडल की इच्छा पर होता है। तो निर्वाचन वही सेम चीजें हैं वहां पर। और अगर कार्यकाल की बात करें, सेम चीजें हैं। पंचायत का कार्यकाल कितना है? 5 साल। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष के पूर्व भी क्या हो सकते हैं? इसके पूर्व भी विघटित हो सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगर इसके पहले विघटित हो रहे हैं और यदि जो है कार्यकाल जो उनका है, कार्यकाल में 6 माह, कार्यकाल 6 माह से कम यहां पर बचा हुआ है, तो नेक्स्ट 5 ईयर, तो यानी नई नगर पालिका अगले 5 साल काम करेगी। नई नगर पालिका जो भी म्युनिसिपैलिटी आएगी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उसका जो है टेन्योर होगा। और यदि 6 माह से अधिक का समय बचा है, 6 माह से अधिक का समय विकसित होने के समय उसका बच्चा है, तो फिर रिमेनिंग शेष अवधि के लिए, रिमेनिंग टाइम जो टेन्योर होगा उसके लिए करेंगे। ये सब चूंकि वहां पर आपने पंचायतों में देख लिया है, तो इसको
फिर से बताने की कोई मतलब है नहीं। रिजर्वेशन सेम चीज, म्यूनिसिपैलिटी और यहाँ पर जो है कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 73rd 74th में क्या कॉमन फीचर है। रिजर्वेशन क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनसंख्या के अनुपात में, सेम चीजें हैं। विमेंस के लिए 1/3, ओबीसी उनके लिए जो है स्टेट के ऊपर, तो ये चीज यहां पर भी देखा जाता है। फिर इनकी शक्तियां क्या हैं, पावर क्या है? जैसे उनका पावर जो है बताया गया है 11 शेड्यूल में, इनका पावर बताया गया है 12 शेड्यूल में। इनकी शक्तियां जो हैं वह राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। राज्य विधानमंडल इनको पावर डिवॉल्व करता है और यह 12 शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है इनको पावर मिलता है, अगर वो देती हैं तो 12 शेड्यूल के तहत। इसमें क्या है, इनको अर्बन प्लानिंग मिला है, नगरीय नियोजन, अर्बन प्लानिंग जिन पर ये काम करती हैं। बिल्डिंग्स, जो शहरों में भवन वगैरह बनते हैं उन पर जो टैक्स वगैरह होता है वो भी यही लेते हैं। वहाँ पर शहरों में सड़क बनाने का भी इनको काम मिलता है, पुल वगैरह बनाने का, वाटर सप्लाई का, सैनिटेशन का, स्वच्छता का पूरा काम। देखिए एमसीडी के लोग काम करते हैं ना, साफ सफाई जो होता है, स्वच्छता शहरों में, ये सब यही करते हैं। पब्लिक हेल्थ यहाँ पर जो अर्बन एरिया में होता है, ये सब चीज़ जो है इनका काम होता है, लोकल बॉडीज़ का होता है। लेकिन ये सब कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब वहाँ पर बताया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसके अलावा इनका अगर हम बात करें सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आय का स्रोत, तो वो सेम चीज़ हमने वहाँ पर जो बात किया था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो टैक्स रेवेन्यू इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ग्रांट इन एड के रूप में आता है, जो यहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से पैसा डेवलपमेंटल स्कीम के लिए मिलता है, वो सब आय के स्रोत हैं। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन होता है, सेम वही इलेक्शन कमीशन है। 73rd और 74th दोनों में स्टेट इलेक्शन कमीशन बताया गया है और दोनों जो हैं एक ही हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम पंचायत और नगर पालिकाओं का इलेक्शन कराना है, और दोनों के लिए एक क्या है, फाइनेंस कमीशन। तो दोनों जगहों पर इसको मेंशन किया गया है। वित्त आयोग की जानकारी 11 शेड्यूल वहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो केवल और केवल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, वह यहां पर 73rd में नहीं मिलती है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी, जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये केवल और केवल जो है यह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, यह 74th में नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह केवल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका उल्लेख है, इसका मेंशन जो है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग गलत करके आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम पूरे जिले के लिए वो स्कीम बनाती है, डेवलपमेंट का प्लान बनाती है। जैसे योजना आयोग या नीति आयोग का काम वह पूरे देश के लिए योजना बनाना या नीतियां बनाना रहा है, वैसे ही डीपीसी का काम, जिला नियोजन समिति का काम, वह जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाना, जिले के विकास के लिए योजनाओं का प्रारूप जो है वो बनाया जाता है। यानी एक तरीके से लोकल लेवल पर प्लानिंग, जो लोकल प्लानिंग है, स्थानीय स्तर पर नियोजन, वो इसका काम होता है। डीपीसी का काम लोकल प्लानिंग होता है, लोकल स्तर पर नियोजन होता है। ये डीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होती है।
ये जो डीपीसी है ना, इसका भी इलेक्शन होता है, लेकिन ये बिल्कुल जनता द्वारा इलेक्शन वाला नहीं है। डीपीसी की विशेषता ये है कि पार्सली इलेक्टेड होता है, पार्सली जो है यह नॉमिनेटेड होता है, आंशिक निर्वाचित, और पार्शली जो है मनोनीत होता है। नियम क्या कहता है इसमें कि डीपीसी के 4/5 मेंबर्स, इनका इलेक्शन होता है। कहां से? डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, जिला पंचायत तथा नगर पालिका के जो इलेक्टेड मेंबर हैं के निर्वाचित सदस्य अपने मेंबर में से ही 4/5 मेंबर को इलेक्ट करते हैं, अपने ही बीच में से निर्वाचित करते हैं। तो डीपीसी में 4/5 जो है मेंबर वे होते हैं जो पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो अपने बीच में से 4/5 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। बाकी जो आंशिक रूप में मनोनीत होते हैं गवर्नर वगैरह के द्वारा, उनको यहाँ पर 1/5 मेंबर का मनोनयन कर दिया जाता है। इसमें कई अलग अलग तरीके से मनोनयन किया जाता है। जैसे उस स्टेट के जो एमपी होंगे उनको मेंबर बना दिया जाता है, उसमें जो है जो भी उस कमिश्नर वगैरह हैं उनको वहाँ पर बना दिया जाता है। तो एक तो यहाँ पर ये होता है। दूसरा होता है यहीं पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, महानगरीय नियोजन समिति। वैसे तो भारत में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, लेकिन कुछ जिले ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, उनमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है। इसका भी उल्लेख केवल और केवल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, और यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह भी क्या है? एक संवैधानिक आयोग। डीपीसी और एमपीसी दोनों संवैधानिक आयोग हैं। इसका जो कार्य है वह महानगर नियोजन क्षेत्र के विकास के लिए, यह मेट्रोपॉलिटन जो है क्षेत्र के लिए, महानगरों के लिए विकास योजना का प्रारूप, यह डेवलपमेंट का जो है फॉर्मेट ये बनाती। इसका काम उस महानगर के लिए प्रारूप बनाना होगा जहां पर उसे गठित किया जाता है। जैसे दिल्ली वगैरह में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती। इनमें जो यहाँ भी वही इलेक्शन का तरीका है, पार्शली इलेक्टेड होती हैं, पार्शली नॉमिनेटेड होती हैं, आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत। तो यहाँ पर नियम थोड़ा अलग है इनके निर्वाचन का। हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो तैयार रहना चाहिए। इसमें बोला गया है फैक्चुअल क्वेश्चन, 2/3 मेंबर जो हैं वह म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर, नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य तथा पंचायतों के, जिला पंचायत के अध्यक्षों द्वारा, पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा यहाँ पर पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से किए जाएंगे, अपने बीच से किए जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जो हम लोगों को देखना है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने देख लिया है। कल हम लोग 5th और 6th शेड्यूल देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सब नहीं लागू होते हैं। 5th 6th शेड्यूल देखेंगे, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे पेशा एक्ट क्या है, फिर हम लोग देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होते हैं, स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती हैं, इनको देखेंगे, और सिटीजनशिप देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ चलेंगे।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है उनको देखेंगे, फिर वहाँ से एक दो टॉपिक और जो बचे हुए हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन एक्ट वगैरह हो गया, इस तरीके के टॉपिक वगैरह जो है, स्कीम्स से तुलना हो गई वैश्विक संविधान से, ये सब फिर हम लोगों का लास्ट टॉपिक चलेगा।